नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम कल पटना आ रही है। 2 दिनों तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेगी दौरा। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सीवान और सारण में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अब तक 74 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। और बांका जिले के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत, 12 घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। संजीव हंस की गिरफ्तारी पटना स्थित उनके सरकारी आवास से, जबकि गुलाब यादव की गिरफ्तारी दिल्ली स्थित एक रिसोर्ट से की गई है। संजीव हंस को गिरफ्तार करने के बाद देर शाम पीएमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिहार में पहली बार ईडी ने किसी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज गुलाब यादव की पटना स्थित पीएमएलए विशेष न्यायालय में पेशी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल ईडी ने संजीव हंस के पटना स्थित सरकारी आवास और दिल्ली स्थित उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनसे लगभग 12 घंटे की पूछताछ की गई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि संजीव हंस और गुलाब यादव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ ही पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित करने के अलग अलग मामले चल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की 35 करोड़ रुपए से अधिक की 19 अचल परिसंपत्तियां जब्त की हैं। ये परिसंपत्तियां न्यास कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर पंजीकृत हैं। इससे पहले भी ईडी ने 21 करोड़ रुपए से अधिक की 16 अचल परिसंपत्तियां जब्त की थी। ईडी ने पीएफआई के सदस्यों और पदाधिकारियों के विरुद्ध धन शोधन निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जांच शुरू की है। यह जांच एनआईए और अन्य एजेंसियों में दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर की जा रही है। प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम कल पटना आ रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी। 2 दिन के दौरे के बाद केंद्रीय टीम का 22 अक्टूबर को राज्य सरकार के साथ बैठक का कार्यक्रम है। श्री सुमन ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ क्षतिपूर्ति मद में 3,638 करोड़ रुपए की सहायता राशि मांगी है। केंद्रीय टीम हमारे पास आ रही है, जो 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम आ रही है। श्री पार्थ सारथी जी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय के हैं। उनके द्वारा जो 20 तारीख को 21-22 को दौरा करेगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, और 22 तारीख को यहाँ ऑफिशियल मीटिंग होगी। उसके बाद आकलन होगा और वो आकलन कर करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन हम लोग अपने तरफ से 3,638.58 करोड़ रुपया का डिमांड किए हैं। प्रदेश में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ से विभिन्न नदियों के 118 किलोमीटर लंबे तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि तटबंध क्षतिग्रस्त होने के साथ ही उन पर बनी संरचनाओं को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 512 करोड़ रुपए से बने तटबंध और अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सिवान और सारण जिले से अब तक 74 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सारण जिले में 75 स्थानों पर छापेमारी की गई और 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सिवान पुलिस ने 12 लोगों की गिरफ्तारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ करेंगे।
इस सप्ताह के दौरान प्रत्येक सरकारी कर्मी को कम से कम 4 घंटे का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। इससे प्रतिभागियों के अलावा मंत्रालयों, विभागों और संगठनों का क्षमता विकास होगा। एक रिपोर्ट। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी और तब से इसने काफी प्रगति की है। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई गति प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रतिभागी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से योग्यता से जुड़े गुर सीखेंगे। साथ ही मंत्रालय, विभाग और संगठन विशिष्ट योग्यताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशाला भी आयोजित करेंगे। इस दौरान प्रख्यात वक्ता अपनी विशेषज्ञता से जुड़े विषयों पर व्याख्यान देंगे। इस शिक्षण सप्ताह का उद्देश्य एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि प्रणालियों में साझेदारी और नवाचार को बढ़ावा देना है ताकि रबी अभियान को सफल बनाया जा सके। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल तरारी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव ने अपना नामांकन पर्चा भरा। अन्य सीटों के लिए एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए गए। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक निर्धारित है। जन स्वराज पार्टी ने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। बांका जिले के फुल्ली टूमर थाना क्षेत्र के नगरडीह मोड़ के पास एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। मृतकों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। ये कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर जा रहे थे। घायलों को भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर देर रात हुई इस घटना से आक्रोशित लोगों ने डायल 112 के पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं एक एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पथराव की घटना में एक दारोगा भी घायल हो गए। स्थिति अभी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। इधर पटना जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर कोह रोड पर एक डंपर की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने बांका जिले के कैथा गांव निवासी अशोक चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार आतंकियों ने जासूस समझकर अशोक चौहान की हत्या कर दी। मृतक जम्मू कश्मीर में अपने भाई के साथ रहकर मकई बेचने का काम करता था। मामले की जांच जारी है। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य के किसानों को निजी उपयोग के लिए खेत से मिट्टी लेने पर कोई रोक टोक नहीं है और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का स्वामित्व शुल्क नहीं देना होगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिट्टी के वाणिज्यिक उपयोग के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देकर मंजूरी लेनी होगी। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन आज 106वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। इस अवसर पर आज से 2 दिवसीय महाधिवेशन की शुरुआत हो रही है। यह महाधिवेशन हिन्दी की 2 महान विभूतियों पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामवृक्ष बेनीपुरी को समर्पित है। समारोह का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवि रंजन करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक की रिक्तियों की संख्या में कमी की है। संशोधन के बाद रिक्तियों में 2304 पद घटा दिए गए हैं। पुराने आरक्षण रोस्टर के अनुसार अब 40,247 पदों की जगह 37,943 पदों पर ही नियुक्ति होगी।
इधर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत 43,320 पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को इस संबंध में अधियाचना भेज दी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग के अनुसार अब तक 3,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 167 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसमें 75 मरीज पटना से हैं। राज्य में अब तक डेंगू के 5,262 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस और नाबालिगों द्वारा तिपहिया वाहन चलाने के मामले में कल राज्य भर से 404 वाहन चालकों को पकड़ा गया। वहीं 128 तिपहिया वाहन जब्त किए गए। 22 नाबालिगों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। जमुई जिले के भीमबांध से पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुनील कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। शिवहर जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने पिछले 1 सप्ताह के दौरान विशेष अभियान चलाकर 63 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 485 बोतल नेपाली शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरा शहर के कोला सब्जी मंडी में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की गिरफ्तारी की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग का आरोप। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, पटना में बहुमंजिली पार्किंग और सबवे जल्द चालू होगा, सीएम ने किया निरीक्षण। दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को प्रमुखता देते हुए लिखा है, संसद बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने पर विचार करे। दैनिक जागरण ने लिखा है, जेईई मेंस के पैटर्न में बदलाव, वैकल्पिक प्रश्न नहीं होंगे। आज अखबार लिखता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अक्टूबर के वेतन से लागू होगी नई व्यवस्था, जिनका डाटा अपलोड नहीं उन्हें नहीं मिलेगा वेतन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम कल पटना आ रही है। 2 दिनों तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेगी दौरा। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सिवान और सारण में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई तेज, अब तक 74 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। और बांका जिले के फुल्ली टूमर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत, 12 घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।